ईपीएफओ 2020 के लिए इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉज का डिटेल्ड जो वीडियो है हमारी सीरीज चालू हो गई है और इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा आया था पेपर 2017 वाला, ठीक, वहां पे कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस हद तक कहां तक पूछना चाहता है वो, कहां पे हमें फैक्ट्स देखना है, कहां पे हमें कॉन्सेप्ट देखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये फाउंडेशनल वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो को देख के ही आप लोग जब पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ में दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये आपके रहना चाहिए कि मुझे किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। हर एक वर्ड आप ध्यान में नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो इसी लिहाज से ये वाला वीडियो आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। लोग सीधे बुक उठा के पढ़ने लगना, नोट्स ऑलरेडी गिवन है हमारे पेड ग्रुप में, तो वो इतना अच्छा अप्रोच नहीं। पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर जो पहले आ चुके हैं उनको देखिए, उससे एक समझ बनती है कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या डिमांड है उसकी क्वेश्चन पूछने की इस जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर है आपके लिए कि यूपीएससी 2021 और यूपीएससी का ही ईपीएफओ 2020 का ऑलरेडी जो हमारा पेड ग्रुप नए चालू होने वाले हैं आपका 15 दिसंबर से और 22 दिसंबर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को टोटल कंप्लीट मटेरियल मिलेगा बाइलिंगुअल में, टेस्ट सीरीज, पर्सनल गाइडेंस होगी, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। और आप लोग को वीकली जो है क्वांट और इंग्लिश के टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक। टेस्ट सीरीज तो आपकी अलग से है, ये हमारे वीकली आप लोग की क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के लिए है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 85648805309696066089 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 69 था। वहां पर कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। अब ये क्वेश्चन आपसे फैक्ट पूछ रहा है, ठीक। फैक्ट में भी शेड्यूल 1, 2, 3 आपको कई सारे शेड्यूल हैं इसमें, और 2019 में ये वाला जो कंपनीज एक्ट है थोड़ा इसमें संशोधन भी किया गया है, समझ रहे आप। तो आपको ये याद करना पड़ेंगे, ये एक बार इसको याद क्या मतलब रट नहीं सकते हो आप, मल्टीपल रिवीजन करो, ठीक। तो चलिए एक बार हमारे जो पेड ग्रुप के नोट्स हम लोग ने दिए हुए हैं वहां से आपको इसका दिखला देते हैं। ये देखिए, कंपनीज एक्ट के जो है शेड्यूल हमने अपने जो पीडीएफ दे रखी है पेड ग्रुप में उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। शेड्यूल 1, ठीक है, आर्टिकल कौन कौन सा अमेंडम एंड आर्टिकल सेक्शन 4 और 3 है, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से आपका शेड्यूल 5 अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, आधारभूत संरचना परियोजनाएं, ठीक। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, अनुसूची 7 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं जो सूचियां इसमें दी गई हैं, ठीक। तो हमारा जो 69 वाला क्वेश्चन था उसमें आंसर जो था शेड्यूल 3 था, यानी कि आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है भाई चैप्टर्स पूछ ले, तो हमें एक बार इन पे नजर डालनी भी चाहिए, ठीक। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो चैप्टर्स हैं अलग अलग उनकी लिस्ट दी हुई है, जिसमें कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स, इंसिडेंटल देयर टू, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक बार अब जो क्वेश्चन आया है वो दोबारा रिपीट हो जरूरी नहीं है, लेकिन अब उनसे सीखते हुए क्या क्वेश्चन आगे पूछ सकता है, दाएं बाएं भी नजर रखनी चाहिए ना, ठीक है। तो वो ये बात है कि चैप्टर्स पे एक बार आप लोग, जैसे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से चैप्टर 4 है, हो सकता है पूछ ले भाई, ठीक। तो अगर आपके पास ये आपने सोचा है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है और आप तैयार हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 70, इसमें लिखा हुआ है साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानियां बांटी जाती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एक्ट, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, ठीक। तो सिंपल ये बात बोल रहा है कि कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट जैसे कई सारे पार्टनर थे ABCD, ठीक। इन्होंने एग्रीमेंट में प्रॉफिट और लॉस की नहीं किस तरीके से दिया जाएगा, बांटा जाएगा, ये नहीं बताया गया, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो क्या है कि ये इक्वली बटेगा, फिर बराबर बराबर। अगर उसमें लिख दिया था नहीं कि जो जितना पैसा देगा उसी हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉस बटेगा,
होता ना, जो इतना पैसा लगाएगा। तो अगर ये एग्रीमेंट में लिखा होता तो उस हिसाब से होता। तो ये जनरली भी अगर आपने ना भी पढ़ा हो, कॉमन सेंस वाली बात थी, तो भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे गेस नहीं करना है। दो चीजें हैं इसके लिए, एक तो ये है कि निगेटिव मार्किंग है ईपीएफओ के एग्जाम में, और दूसरा ये है कि 75% जो टोटल 100 नंबर है उसमें से जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें 75% और इंटरव्यू के 25% मार्क्स जुड़ेंगे, और इस पे मेरिट बनेगी, लिस्ट बनेगी फाइनल। तो आप लोग को जो है किस मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, गेस तो बहुत ही कम करना है। ठीक, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट काफी लंबा है, लेकिन अपने अपने स्टडी मटेरियल में दे रखा है, एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में ये आया था। ठीक है, 1932 में वाला कानून आया था। इसका ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक, इंट्रोडक्शन, ये काफी हम लोग ने यहाँ पे डिटेल में इसको दिया है, क्योंकि अगर इससे एक क्वेश्चन पूछा उसने, भले ही जर्नलिस्टिक हो, गैस आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें तो पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी, ये सारी चीज पढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, ये सारा देखिए, ये नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप की कब इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप रिजल्ट्स फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत किया जाएगा। ये पार्टनरशिप जो है गवर्न ऑल ये, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसके अंतर्गत भी जो है इसको गवर्न किया जाता है। ठीक, ये सब नेचर ऑफ बिजनेस में बताया गया। मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, और एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है पार्टनरशिप पे, कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द, ठीक, द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर बिटवीन द पार्टनर। ठीक, लेकिन एग्रीमेंट में अगर नहीं दिया है, बिटवीन द लाइंस पूछता है आपका यूपीएससी। ठीक है, अब एग्रीमेंट मस्ट बी टू कैरी आउट द बिजनेस जॉइंटली और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी समझाया गया है, ए और बी 100 टन तेल खरीदते हैं। ठीक है, तो उससे कितना उनको प्रॉफिट हो तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, एनी 2 और मोर पर्सन में फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, डिटेल वाले में पूरा देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। इसमें देखिए, यहां पे पूछा गया कि वर्क्स कमेटी, ठीक है, आपका वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी, ये सब किसके उदाहरण हैं। ठीक, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण है, ये प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के उदाहरण हैं। ठीक, सेफ्टी कमेटी में अभी आप लोग को याद होगा, जब मैंने अभी एक क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी 3 उसकी, और जो है उसके बाद करंट अफेयर में जो 4 लेबर कोड्स आए हैं उनके बारे में मैंने सीरीज चलाई थी, 4 वीडियो थे वाले क्विक रिवीजन सीरीज, और इन दोनों में मैंने सेफ्टी कमेटी की बात की थी। अब आप लोग को ये बताना, अगर आप लोग जिसने पूरे वीडियो देखे होंगे वो जरूर बता लेगा कि मैंने सेफ्टी कमेटी की बात किस लेबर कोड के अंतर्गत करी थी, वहां पे ये बताया था। अब देखो, एक एक पॉइंट अगर आपने ढंग से देखा होगा तो एग्जाम में एक भी चीज, समझना मेरी बात, एक भी पॉइंट आपका वहां पे क्लिक कर गया, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए, बट ये पॉइंट मैंने वीडियो में बताया, वहां से ये साफ पता चल रहा है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन हो रहा है मैनेजमेंट में। ठीक, और यहां पे सेफ्टी कमेटी दे रखा है, भले ही आपको ये नहीं पता, लेकिन ये सर्टेनिटी के साथ बताया कि ये इंश्योर करता है वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में बताया था। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी हो कोई बात नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके से ही आपको जो आपने पढ़ा है उससे डिराइव करना पड़ेंगे आंसर को। ठीक, जितनी अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी बार मैंने जो चीजें दी हैं उसको पढ़ेंगे, ना कि 10 जगह पढ़ें। आप एक चीज को 10 बार पढ़ें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे ये क्या कह रहा है, यहां पे आपका ये कि फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है। अब यहां पे इसने बड़ा जो है, ये 3 तो बिल्कुल ऐसे ही दे रखे हैं, अगर आप इनका पीडीएफ खोल के देखेंगे बिल्कुल ऐसे लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है, जिसने पढ़ा होगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक, वो आराम से कर लेगा। यहां पे इसने कंफ्यूजन क्या की है कि यहां तक तो इसने सही दिया है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, गरीबी के खिलाफ जंग के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर
उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरा तरह से सरकार का दायित्व नहीं। यहाँ पे जो है, जो ओरिजिनल जो कंटेक्स्ट जिसमें पूछा गया क्वेश्चन, ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसमें ये कहा गया है कि ये सभी का ग्लोबल एक पार्टनर मतलब होना चाहिए, किसी एक निजी सरकार का या एक कंट्री का नहीं, सबका होना चाहिए। इसलिए ये वाला गलत है लक्ष्य। तो ये लक्ष्य आप लोग को मैंने जो है अपने पीडीएफ में दे रखे हैं, जो हम लोग पेड ग्रुप वाली है उसमें दे रखे हैं सारी, वो आपको आराम से उसमें मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, यहां पे रॉबर्ट हॉक्सी एक आपके जो है और मतलब आपके जो है वो विद्वान थे। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया थे कि फंक्शनल टाइप क्या होते हैं यूनियनिज्म के। ठीक, उन्होंने चिन्हित किए थे संघवाद के। यहां पे संघवाद फेडरलिज्म नहीं है, यहां पे संघवाद यूनियनिज्म की बात हो रही है कि 5 कार्यमूलक प्रकारों से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद है, मतलब नहीं बताया था। तो इन्होंने ये सब तो बताए थे, ठीक, बिजनेस, प्रेडेटरी, रेवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी बताया था इन्होंने, एक जो है बताया था डिपेंडेंट। इन्होंने एक जो है ये डिपेंडेंट बताया था और एक था, ठीक है, चौथा था डिपेंडेंट और आपका पांचवा जो था वो था फ्रेंडली या फिर अपलिफ्ट। ठीक, इसके बारे में आपको जो है हमारे पेड ग्रुप वाली पीडीएफ में मिल जाएगा, डिटेल में इसको यहां पे बताया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस in which the representative of the workmen and employee involved in an industrial dispute are brought together before a third person। ठीक है, ये जो है वर्कमैन है, ठीक, और ये नियोक्ता है यानी कि एम्प्लॉयर है, ये तीसरे आदमी के सामने लेके जाए जाते हैं और ये क्या करता है, मध्यस्थता करता है इन दोनों के लिए कि भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या तुमको क्या दिक्कत है, दोनों लोग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके रखता है जहां पे दोनों ही एग्रीड हों और फिर उनकी बात को रिजॉल्व करता है, जो भी डिस्प्यूट है उसको खत्म करता है। ठीक, मध्यस्थता करके उसका निवारण करना है, परस्पर संतोषजनक सहमति बनाता है, ये होता है कंसिलिएशन यानी कि सुलह की बात होती है। ठीक, आर्बिट्रेशन जो है मध्यस्थतम है। आपका एडजुडिकेशन तो कोर्ट में होता है, कोर्ट के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। ठीक, और कलेक्टिव नेगोशिएशन जो है सामूहिक बातचीत, ये अलग है, इसको बार्गेनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, नेगोशिएशन 2 पार्टियों के बीच में होती है, इसमें तीसरा नहीं आएगा कोई भी, 2 पार्टियों के बीच में होगी। ठीक है, और फिर कंसिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन आपने देखा। ठीक, ये सब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल वाला है, रेजोल्यूशन वाले हैं। साथ ही साथ ये जो है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन में ज्यादातर कंसिलिएशन लिया जाता है, ताकि यहीं पे जो है कोर्ट में जाने बगैर ये काम यहीं पे जो है प्री कोर्ट वाले प्रोसीजर हैं एक तरीके से ये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75, यहां पे कह रहा है कि औद्योगिक नियोजन यानी कि इंडस्ट्रियल, अच्छा ये वाला देखो क्वेश्चन अभी जो मैंने सीरीज कराई है उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, और अगर आप लोगों ने वो देखा तो कमेंट करिएगा जरूर कि हाँ बताइएगा सर, हाँ उसमें मैंने बताया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये मैंने उसमें 2-3 बार बताया स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इससे भी पता जाए किसने किसने सिर्फ वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, कि जो जिसने सही से देखा होगा तभी हो पाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। अच्छा ये बताया था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो 2020 वाला है उसके अंतर्गत ये दिया गया, और इसमें ये कहा गया है कि जो पहले 100 एम्प्लॉयज की जरूरत होती थी, अब 300 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तभी जो है एम्प्लॉयर को यानी नियोक्ता को स्टैंडिंग ऑर्डर देने होंगे। अभी आपको सिर्फ इतना बताना है जो कि बहुत इजी है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक, यहां पे इस क्वेश्चन का जो जवाब था वो ये था कि क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, इसका स्टैंडिंग ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन, जैसे संविधान का, अब इंटरलिंकिंग देखिए समझिएगा, संविधान का इंटरलिंकिंग करके पढ़िए आप लोग। संविधान क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का इंटरप्रेट करता है कि क्या कहना चाहता है। कहीं पे 2 लोग के बीच डिस्प्यूट है स्टेट और यूनियन के बीच में, तो संविधान बताता ना, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं, ऐसा कहेगा चाहे इसके पक्ष में बात करे या इसके पक्ष में बात करे या फिर दोनों के ही पक्ष में ना बात करे, तो उसका इंटरप्रिटेशन वहां पे कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च जो उच्चतम कोर्ट है भारत में। ठीक, यहां पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में स्टैंडिंग ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको
उस पे कौन बताता है क्या होगा, ये लेबर कोड बताता है। समझ में आ गई पूरी बात? ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहां पे ये कह रहा है टोटल, अच्छा पिछली बार 2017 में इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज को मिला के 16 क्वेश्चन आए थे। ठीक, 16 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज। यहां पे कहना चाह रहा है कि यूनियन जिसकी मेंबर, एक कोई यूनियन है, ठीक, उसकी मेंबरशिप में कई सारे एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है, कई सारे क्राफ्ट से लोग जो है वो इस यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं। तो बताओ यूनियन का क्या कहलाएगी? वो जनरल यूनियन कहलाएगी। सिर्फ एक तरीके के क्राफ्ट के करने वाले हैं तो वो क्राफ्ट यूनियन कहलाता है। ये सब कुछ दिया हुआ है हमारे पेड ग्रुप की पीडीएफ में, आराम से आप उसको पढ़ के वो कर सकते हैं, जिसका मैं वीडियो भी अब चालू कर दिया। अब ये बहुत आराम से आप लोग को एक एक चीज समझा दी जाएगी। फिर चाहो तो आप पीडीएफ एक बार रीडिंग कर लेना, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, ज्यादातर देखो फैक्ट्स पूछ रहा है, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल यूनियन अलग वो हो गया, रीजन कम इंडस्ट्री। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे बात खत्म हो जाती है। आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि इंडस्ट्रियल यूनियन क्या है, क्राफ्ट यूनियन क्या है, रीजन कम इंडस्ट्रियल लेवल यूनियन क्या है। ये मैं वही चीज बता रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, उससे क्या चीज सीखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यहां पे एक आ गया, औद्योगिक संबंधों को का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल आर्थिक, मजदूरी और लाभ और साथ ही साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है। ठीक, ये एक तरीके का पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस से बात हो रही है। ठीक, यहां पे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कि कौन सा ऐसा वो पर्सपेक्टिव है जिसमें कि ये एजम्पशन किया था कि जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज कौन कौन सी हुई बताइए? वर्कमैन और एम्प्लॉयर। ठीक, जो कर्मचारी है, कामगार है, और नियोक्ता। ठीक है, इन दोनों के पास ही जो है अपॉर्चुनिटी भी होती है, वेजेस और इन सब का। तो ये प्लुरलिस्टिक जो है पर्सपेक्टिव होता है। चलिए इसके बारे में अभी अपने जो पीडीएफ है उसमें एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्लुरलिस्ट थ्योरी को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि यूनिटरी पर्सपेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन में दे रखा था ना एक, यूनिटरी पर्सपेक्टिव ये होता है, ट्रेड यूनियन के अंतर्गत हम लोग सब पढ़ रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मेड अप ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है वर्कर्स दोनों से, मैनेजमेंट भाई मैनेजमेंट और वर्कर दोनों से मिलकर बनता है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं अचीविंग हाई एफिशिएंसी एंड हाई प्रॉफिट्स। तो यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मेड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव उसका रहता है, जो कि अचीव करना है हाई एफिशिएंसी एंड हाई प्रॉफिट। ठीक, अब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैनेजमेंट मेन अथॉरिटी है, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक, मैनेजमेंट मतलब नियोक्ता, एक तरीके से एम्प्लॉयर की बात हो रही है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन आर नॉट एसेंशियल, मतलब ट्रेड यूनियन बनाने की जरूरत ही नहीं है वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। और इसके लिए ये थ्योरी फेल हो जाती है क्योंकि उसमें वर्कर्स को कम पावर दी गई है, मैनेजमेंट को ज्यादा दी गई है। ठीक है ना। तो और दूसरी चीज ये है कि इनइक्वलिटी मेन रीजन फॉर कंफ्लिक्ट इज कंसिडर नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे असमानता जो संघर्ष का मुख्य कारण है उसे नकारात्मक माना गया है। जो असमानता दी गई है ये नकारात्मक है, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है, मतलब वर्कर्स को कम और मैनेजमेंट को ज्यादा दी गई पावर, और इसीलिए कहा गया जो ये बताएगा वही सही है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये थ्योरी जो है ये ठीक नहीं है, ये फेल हो जाती है। और यहीं पे यहाँ पे कहता है कि प्लुरलिस्ट थ्योरी जो कि फ्लैंडर्स ने दी थी वो ये अपोजिट है यूनिटरी की, और ये कहता है कि ये दोनों मैनेजमेंट और वर्कर ट्रेड यूनियन ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, ये इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स हैं और इनकी अपनी अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, इसमें इनके ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है, ठीक, लेकिन मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग। ये मतलब ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है लेकिन फिर भी मेंटेन जो ग्रोथ करनी है वो सब जो है बार्गेनिंग करके, आपस में दोनों लोग बैठेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि ओवर इन्फेसिव रूल पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड पत्थर के लकीर वाली बात है। ठीक है, लकीर के फकीर वाली बात है। ठीक, रूल्स नीड टू बी रिव्यू, और इसमें बार बार चेंज करने पड़ते थे, उनको समीक्षा करनी पड़ती थी। टू मच फोकस ऑन वर्कर्स इंटरेस्ट, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिवनेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वर्कर्स के इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा जो है फोकस था, तो उसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली जो बात होती थी इफेक्टिवनेस उसकी कम हो गई। ठीक, तो ये हमारा जो है आपका ये प्लुरलिस्ट थ्योरी से रिलेटेड था। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिटरी और
प्लूरलिस्ट वाली बहुवादी परिप्रेक्ष्य और एकात्मक परिप्रेक्ष्य देख लिया। बाकी रेडिकल और ट्रस्टीशिप तो आपको पता ही होगा किसने दिया था, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, है ना। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या था बताइए कमेंट करके, आप कमेंट करके इसको बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78। इसमें देखिए ये बोला गया उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत दिया गया है। प्रोविजंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड अंडर द डायरेक्टली, जो है आर्टिकल नंबर 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। और ये वाला आर्टिकल 42वें संशोधन में, संविधान के संशोधन में दिया गया था, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1976 में आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो कि इंदिरा गांधी जी के सरकार के अंतर्गत लाया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, 42nd वाले को। बहुत ज्यादा संशोधन कर दिए थे इस वाले संशोधन के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बदला गया था। तो ये 43A, ठीक, क्या है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, 43A है। तो ये बताइए पार्ट 3 में आएगा संविधान के या पार्ट 4 में, जवाब दीजिए आप लोग, ठीक। फंडामेंटल राइट्स में आएगा या फिर राज्य के नीति निर्देशक था, तो या फिर DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत किस में आएगा बताइए, 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां पे कह रहा है कि नॉट, कौन सा इन चारों में से कौन सा ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं है, कौन सा ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं है। अगर आप लोग ने ये पढ़ा होगा अभी तक PDF, या फिर नहीं वैसे भी थोड़ा बहुत जानते होंगे जो लोग, उनको पता होगा कि ओपन नहीं होता, क्लोज्ड एजेंसी यूनियन ये सब होता है। क्लोज मतलब थोड़ा बता देता हूं, यहाँ पे क्लोज शॉप जैसे लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे यह है कि कोई लोग जैसे जो यूनियन में है, जैसे एम्प्लॉयर है, ठीक, इसको रिक्रूटमेंट करना है, कुछ कर्मचारी अपने भी लेने, तो ये यूनियन बनी हुई है, मान लीजिए कोई, जो लोग इस यूनियन के मेंबर होंगे वही लोग ही एम्प्लॉय, मतलब इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो पाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री ABC में, ठीक। ये क्लोज्ड हो गया। दूसरा क्या है कि आपका जो लोग एक प्री वाला हो जाता है, मतलब पहले से, और जो लोग बाद में है, अगर वो एम्प्लॉयड हो गए हैं तो उनको क्या है कि इनको यूनियन का मेंबर बाद में फिर बनना पड़ेगा, पहले वाले ये नहीं थे, बाद में हो गए, ठीक। तो इस तरीके से शॉप, मतलब ये मत समझिएगा कि ये जो शॉप परचून की दुकान है इस टाइप का, ठीक है। ये क्योंकि शॉप वाला एक मैंने आप लोग को एक्ट बताया था क्विक रिवीजन सीरीज में, उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये इंडस्ट्री रिलेशन का थोड़ा सा अलग जो होता है, शब्दों पे बहुत ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 यहां पे क्या कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर, देखो अब ये थोड़ा खेलने वाले गेम क्वेश्चन इसने दे दिए। केंद्रीय स्तर पर कार्य करने वाला सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अंतर्गत वो ये जो है कौन सी मशीनरी है, ठीक। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो क्या हो जाता, संवैधानिक। यहाँ पे सांविधिक यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इस लॉ के अंतर्गत कोई संस्था बनी है जिसके बारे में बात कर रहा है कि लॉ बनाया और वो सेंट्रल लेवल पे जो है कार्य करती है, वो ऐसा जो है 4 आपको दे दिए। अब मैंने आप लोग से कहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट को विजिट करके इसको देखो, उसमें इंस्टीट्यूशंस की बात करी गई है, उसमें आप इसको देखोगे, उसके अबाउट अस में जाओगे तो उसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया। यहीं से क्वेश्चन यहाँ पे यहीं से उठाया हुआ है। यहाँ पे उसने बस ये पूछ लिया, ये सारे जो है स्टेट लेवल पे जाके उसका हो रहा है, मशीनरी जो फंक्शन कर रहे हैं, और ये यहाँ पे जो है आपका सेंट्रल लेवल पे कर रहा है, ठीक। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स, अच्छा अब ये आंसर हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि ये 3 छोड़ देना है, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार देखना है कि स्टैंडिंग लेबर कमेटी क्या होता है, ठीक। स्टैंडिंग लेबर कमेटी के बारे में मैंने अभी क्विक रिवीजन सीरीज में बताया भी था। सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन क्या होता है, वर्कर की एजुकेशन के लिए ये कौन इसका मेंबर बनता है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन है आगे है, अभी ये UPSC में ही पूछा गया है इसी EPFO में, तभी यहाँ पे मैं इस पर थोड़ा एम्फेसिस कर रहा हूँ। सेंट्रल इंप्लीमेंटेशन केंद्रीय क्रियान्वयन एंड और मूल्यांकन समिति के बारे में बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81। अब ये जो है क्वेश्चन जो है सिंपल सी, अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आराम से कर सकते हो। यहां पे पूछा गया कि सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट लेबर के उस पे क्या मतलब है।
जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर है उसका क्या मतलब है, कौन सा ऐसा जो इसमें यहाँ 4 दिए गए स्टेटमेंट, कौन इसको सबसे बेहतरीन जो है एक्सप्लेन कर रहा है। श्रमिक की नागरिक बेहतरीन एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने क्यों कहा, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो उसको मार्क करना है, कोई ये भी नहीं हाँ जनरली हर केस में आपको लग रहा है हाँ यार ये कर रहा है, उसी को मार्क करना है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, श्रमिकों की नागरिक संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित होती है। नागरिक संकल्पना मतलब यह है कि जैसे सिटीजन है, हम इंडियन सिटीजन है, तो इंडिया में जो भी कार्यकारिणी जो कल्याणकारी काम होने हैं, ठीक सब कुछ हो रहा है, तो एज ए सिटीजन हम लोग से पूछा जाए ना कि क्या चाहिए आपको। अगर गवर्नमेंट जो है सरकार खुद से ही करने लगे तो क्या होगी वो सरकार, बताओ, डेस्पोटिक हो जाएगी ना। तो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर भी क्या कहना चाहता है, वो यही कहना चाहता है कि श्रमिकों का अधिकार है कि जिन निबंधों और शर्तों के अंतर्गत उसे काम करना है उनके संबंध में उससे परामर्श किया जाए, हम उससे पूछा जाए। अपने आपने सुना ही होगा जो प्लानिंग है, जो जैसे हमारा बजट बनता है तो ये वैसे कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले जो है आपका वो लोकल बॉडीज पे पंचायत और वहां से प्लान बन के आना चाहिए, और अर्बन एरिया अर्बन लोकल बॉडी से प्लान बन के आना चाहिए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पे जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाना चाहिए, स्टेट से सेंटर वाला बजट बनना चाहिए। ठीक, मतलब सिटीजन से पूछो यहाँ पे जो सबसे ग्राउंड लेवल पे, उसी तरीके से लेबर जिसको उसको कंसल्ट करना चाहिए, जो भी जिस कंडीशन में उसको काम करना है उसके अंतर्गत उससे कंसल्ट करो, उससे पूछो। सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन जो था ये जनरली अगर आपके ऐसे कम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप इसको सेकंड रीडिंग में या थर्ड रीडिंग में मार्क कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, ये यहाँ पे देखो जो मैं पहले बोल रहा था, वो पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं साथ के साथ दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा काफी, कि ये पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक, कौन इन चारों में से कौन सा वो कौन है मेंबर जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और किस एक्ट के अंतर्गत, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये मैं क्विक रिवीजन सीरीज में पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर था वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि 2016 में ये मतलब करंट अफेयर टाइप का है, ये अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, उनका नाम था कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उस समय अपॉइंटमेंट ये हुआ था 2016 में, और 2017 के शुरुआत में ये एग्जाम हुआ है, करंट अफेयर में था, तो उन्होंने उठा के अब ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉस वाली पे आया हुआ था, ये बताया गया था। अब वहां पे बस यही है कि उसको जब तक आप लोग देखोगे नहीं कैसे करोगे। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार वाली देखो, अब देखो मैं इसको दिखाता हूं कि कहां से क्वेश्चन इसने बनाया है। ये देखिए हम लोग आ गए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली वेबसाइट पर। ठीक है, आप इसमें लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपलोड फाइल वेज बोर्ड की जो आई है, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए खुल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखना, ये मार्च 2016 22 मार्च 2016 को आया है, 2017 में आपका एग्जाम था। ठीक, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 3 जून 2013 द्वारा प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अतिक्रमण में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सदस्यों में से युक्त एक सलाहकार बोर्ड नियुक्ति करती है, नाम था स्वतंत्र सदस्य। ठीक, अब इनको श्रम एवं रोजगार मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, स्वतंत्र सदस्य। ठीक, अंग्रेजी वर्जन। ठीक है ना, देखो अंग्रेजी वर्जन, थोड़ा और पकड़ लेते हैं इसे। वही 22 मार्च 2016 यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय अपॉइंट्स एडवाइजरी बोर्ड, ये पढ़ा किसी ने यूपीएससी मेंबर जिससे जो भी क्वेश्चन बना था, अपॉइंट्स एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। ठीक, उसमें से इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से चेयरमैन चुना गया है लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। अब इससे भी ध्यान रखना कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है उसका चेयरमैन कौन होता है, जो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर होता है, जो कि अभी कौन है बताइए उनका नाम, बरेली के एमपी हैं शायद। ठीक है, हाँ गंगवार साहब, हाँ संतोष गंगवार जो हैं वही हैं। ठीक, तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, उसने ये नहीं पूछा मिनिस्टर नाम नहीं दिया, ये नहीं, सीधे ये बोल लिया कि बताओ इस कैटेगरी के अंतर्गत है। इसीलिए मेरा आप लोग से फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो वेबसाइट है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ईपीएफओ में वो इस अगर किसी ने, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ इन सब से जो भी क्वेश्चन आएंगे,
इसके जो है कम से कम 70% तो क्वेश्चन ये इसी वेबसाइट से ही आपके हो सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन वाले पेज पे। ठीक है, आपने लोगों ने देखा ना, मैंने अभी साक्ष्य के साथ आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं करंट अफेयर के भी। मिनिस्ट्री की वेबसाइट जिसने बिल्कुल कंठस्थ तरीके से पढ़ी उसका जरूर आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसने फिर से खेला कर दिया है। खेल क्या है कि भाई साहब ने पूरी की पूरी कहा है, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो शेड्यूल 7 है, ठीक, आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 के अंतर्गत यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो है आपके कंकरेंट मतलब समवर्ती, और जो है आपका स्टेट लिस्ट है। ठीक, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत, अब ये सबको पता है लेबर जो है ये कंकरेंट लिस्ट में आता, कंकरेंट लिस्ट में आता, कंकरेंट। उसने खेल किया, क्या कहा, उसने पूछा कि बताओ इन चारों में से स्टेट लिस्ट के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंदर स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कौन सा आता है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आपका टास्क क्या है, टास्क ये है कि शेड्यूल 7 को रीडिंग करो, इन सभी की जो दे रखे हैं उसमें कई बार रीडिंग कर लो। ठीक है, ताकि जब वो आए क्वेश्चन या फिर जब मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा। एक बार में रटने की कोशिश करोगे नहीं आएगा। तो ये शेड्यूल, ये वाली जो बात है, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये वाला आपका इसमें आता है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट में 9th उस पे आता है ये। ठीक है, 9th पे। ठीक, और इसके बाद 10th वाला बरियल एंड बरियल, जो बरियल ग्राउंड है, मतलब जहाँ क्रिमेशन और ये सब होता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, वो 6th है। ठीक, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ये सब नहीं, इस पे मतलब बैन होना चाहिए सेल ऑफ, तो ये 8 है। तो इस तरीके से जो लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन इनसे रिलेटेड जो भी हो उनको आप पे ज्यादा ध्यान देना है, पूरा नहीं रटना है। ठीक, तो 9th है ये वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 पे आ गए हम लोग। यहां पे ये कहा गया है कि ये 4 थ्योरी में से बताइए जो यहां पे एजम्पशन दिया गया या पूर्व धारणा है कि मनुष्य स्वार्थी और स्व केंद्रित है, और यहां तक कि वह दूसरों की कीमत पर भी हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है, श्रमिक कल्याण के किस सिद्धांत की व्याख्या करती है। तो ये पुलिस थ्योरी है। पुलिस थ्योरी जो है यहां पे इस एजम्पशन को जो है व्याख्या कर रहा है। ठीक, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी थ्योरीज हैं, उसमें से पुलिस थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया है। मैन इज सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ये मतलब पुलिस थ्योरी में ये है कि भाई जो एम्प्लॉयर है यानी कि नियोक्ता, और जो वर्कमैन है, नियोक्ता जो है पावरफुल है। ठीक, तो ये इसको हमेशा को दबाएगा, इसको कम वेजेस देगा, इसको जो है हमेशा, क्योंकि पावरफुल सिचुएशन पे ये पैसा देने वाला तो ये सोचता है कि भगवान है, बट ऐसा नहीं, ये काम करने वाला है, इसलिए ये इनकी जेबें भरी जा रही हैं। तो यहां पे इस थ्योरी के अंतर्गत ये बोला जाता है कि क्योंकि ये पावरफुल पोजीशन पे है, वैसे देखा जाए तो इनको ऐसा लगता है, और है भी सिचुएशन ऐसा, पैसा इसके तो ज्यादा पावरफुल है ऐसा माना जाता है। ये लोग ऐसा भी कर चुके हैं। तो उस केस में क्या है कि ये हमेशा इसका अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इसको दबाएगा, और इसको ना दबा सके इसीलिए स्टेट का होना जरूरी है, जो कि ध्यान रखे कि ये इसको दबाए ना वर्कर को। ठीक, ये पुलिस थ्योरी के अंतर्गत आता है, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर से रिलेटेड है। ये सब कुछ आपके जो है पीडीएफ में है, और ये सब कुछ मैं एकदम आप लोग को सब कवर करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक, अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, डॉक्टर आइक्रॉड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता चल गया कि मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक, लेकिन एक चीज और, जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि 7th पे कमीशन अभी आई है। 7th पे कमीशन अभी आया है, लागू हो चुका है पिछले साल। तो उसने भी अकॉर्ड फॉर्मूले को एक जगह इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक, पे कमीशन ने इसको इनकॉर्पोरेट किया। तो हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले, बताइए कि 7th पे कमीशन ने किस किस फॉर्मूले, इन निम्नलिखित में से 4 फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यूज किया, तो वहां पे आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा। पढ़ो, पढ़ के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सीखो, थोड़ा ध्यान से इंटरलिंकिंग करके कई बार रिवीजन से, एक बार में कुछ भी याद नहीं हो सकता। एक कहानी मैं आपको बता दूं, और ये सत्य है, साइंटिफिक स्टडी है, कि किसी आइलैंड पे अगर किसी आदमी को छोड़ दिया जाए और उसको 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, और वो 1 महीने तक अपना नाम कहीं लिखे नहीं,
और ना याद रखे तो 1 महीने बाद वो अपना ना भूल जाता है। इसीलिए जो भी चीज़ें आपको आज आसान लगती हैं, ABCD हो चाहे कुछ हो, उसका मल्टीपल रिवीजन आप कर चुके हैं, इसलिए आपको याद है। ठीक, कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ेंगे वो याद नहीं रहेगी, सिलेबस बहुत है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इंटरलिंकिंग करके पढ़ना पड़ेगा, डेटा फैक्ट्स को मीनिंगफुल बना के पढ़ना पड़ेगा, वर्ड से ज़्यादा वाई पे ध्यान देना पड़ेगा। बात समझिए मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इसके पीछे एक वो है, साइंटिफिक प्रूफ है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगा सचिन तेंदुलकर, तो ये आपको याद है ये व्यक्ति, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत फिगर बनी, क्या? क्रिकेट, उसकी शक्ल बन गई, कई बार देख चुके हैं इसलिए याद है। क्रिकेट क्या आपको मालूम है? तेंदुलकर बैट बॉल बन गया इसलिए याद आ गया। अगर मैं किसी एक XYZ का नाम ले लूं या फिर XYZ से आपको मिलना, आपको बोल दूं, तो आप नहीं इसको रिकॉल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कई बार देखा नहीं, आपने उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसको देखो और उसको समझो, कुछ उससे इंटरलिंक करो, कहीं फिगर उसकी कुछ है उसको बनाओ। ठीक, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तब जाके आपका बढ़िया से ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। मैंने एक ऑडियो दिया हुआ है कि हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, उसके कुछ मैंने फॉर्मूले दिए, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला इस पार्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो है पार्ट खत्म हो जाता है। और ये पार्ट 1 था जो कि बहुत जरूरी था मेरे हिसाब से, ताकि जब आप लोग डिटेल वाला ये सब थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि, और वैसे भी पढ़ते हो तो पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज छोड़नी, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ लगातार इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी PDF और ऐसा जो है लगातार गाइडेंस आप लोग को मिलता है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 8564880530 और 9696066089 पर कॉल करके UPSC का 2021 या फिर EPFO 2020 वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC की 13,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस GST जो है फीस है, और आपकी EPFO की 5,000 है। इस दोनों में जो टेस्ट सीरीज, जो स्टडी मटेरियल, सारा रेलिवेंट जो है सब कुछ बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी इंग्लिश में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा, और पूरी शेड्यूल्ड वे में आपको टेस्ट सीरीज चलेगी। ठीक, तो फिर बढ़िया आप लोग जो है पढ़ाई करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।